ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड्स पूछ सकता है, हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। ये है पार्ट 1 जिसमें हमने 4 चैप्टर कवर किए हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस पार्ट के बाद आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसके बाद हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पार्ट 3। ऑलरेडी सारे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं इनके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, और उसमें सारे हर एक पॉसिबल टाइप के जो क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, ऑब्जेक्टिव टाइप, सारा कवर्ड है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप सभी की होली काफ़ी अच्छी रही होगी, और अब बारी है पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजिकली। अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इवन एग्जाम के कुछ मोमेंट्स पहले तक भी, कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बात करेंगे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके फीचर्स बताएं और एग्जाम्पल्स भी बताएं। डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स फीचर्स, इंपॉर्टेंस विद एग्जाम्पल। तो नंबर 1, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर करता है ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस को जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस आपको यहाँ देखने मिलेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर आपको देखने मिलेंगे, या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर असर डालेंगे। यहाँ पर स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं और साथ ही साथ में डिसीजन मेकिंग भी होती है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। कुल मिला के यहाँ पर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसमें आपको लिए देखने मिलेंगे क्या, इसके लिए मैं आपको नेमोनिक बता देता हूँ, PESTL। तो P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड फॉर सोशल, L स्टैंड फॉर लीगल एंड T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल। तो ये सारे वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, बिजनेस एनवायरनमेंट को। बात करेंगे फीचर की, डायनेमिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये बदलता रहता है। कभी कोई ऐसा बिजनेस देखा जो परस्पर जीवन पर्यंत अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिमिलरली चल रहा होगा? नहीं, हर एक बिजनेस समय के साथ बदलाव लेकर आता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली बदलाव होते हुए दिखेंगे, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस दिखेंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव दिखेगा, ग्लोबल ट्रेंड्स बदलते हुए दिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए डीमोनेटाइजेशन के बाद भारत में क्या हुआ, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ गए। पहले बहुत से लोगों ने इसको लेकर रेजिस्ट करा, लेकिन अल्टीमेटली एडॉप्ट करना पड़ा। तो ये भी क्या था, ये भी था चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका फीचर था इट इज डायनेमिक इन नेचर, बदलाव आता रहता है। देन कम्स कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। इसमें अलग अलग फैक्टर होते हैं, जैसे कि उस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं। जहाँ जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी बिजनेस उतना अच्छा होगा, और जिस देश की पॉलिटिक्स जितनी खराब होगी उस देश में बिजनेसेस को उतना ही नुकसान होगा। ये निर्भर करता कंज्यूमर के बिहेवियर पर और टेक्नोलॉजी पर। मैंने आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इस पूरे वीडियो में हर एक पॉइंट पर रखे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। क्योंकि कई बार थ्योरी समझ नहीं आती, बट एग्जांपल के सपोर्ट से वो थ्योरी बहुत अच्छे से याद रह जाती है। एग्जाम में कई बार थ्योरी नहीं याद आती, एग्जाम्पल याद आ जाता है, और उसी वजह से थ्योरी आ जाती है याद। तो इसका एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल का। एक कंपनी जो ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, तो किसी भी देश में एंट्री लेने से पहले उसे ध्यान देना होगा वहाँ के टैक्सेशन लॉज पर, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है वहाँ पर, या वहाँ का कल्चर कैसा है। तो इन सारी बातों का ध्यान देना होता है एक बिजनेस को। देन अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल। बिजनेस जो है ये फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सडन चेंजेस आ सकते हैं। किन में? गवर्नमेंट बदल सकती है, मार्केट के ट्रेंड बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बदल सकती हैं। इस तरीके के बहुत से बदलाव देखने मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कोविड आया और पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ये डिसरप्ट हो जाती है। देन इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। इसके जो कंपोनेंट होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाए तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से पूरी इकोनॉमी में असर पड़ता है। देन रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जो इम्पैक्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का ये अलग अलग पड़ता है, अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग इंडस्ट्रीज पर और अलग अलग बिजनेस टाइप पर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें
लीगल एनवायरनमेंट को ई कॉमर्स के लिए, है ना, मतलब कुल मिला के क्या लीगल टैक्टिक्स हैं, कैसे वहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं ये पूरी की जा रही हैं, तो अलग अलग हैं, इंडिया में अलग हैं और यूएसए में अलग हैं। बात करें किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो इसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अ फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स फर्म आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है तो उस व्यवसाय में क्या नए नए मौके हैं ये तलाश किए जाते हैं और उन मौक़ों को भुनाकर उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, द डिमांड फॉर ईवी एनकरेज्ड कंपनीज लाइक टाटा मोटर टू इन्वेस्ट इन ईवी प्रोडक्शन। पहले वो कंपनियां जो ईवी नहीं बनाती थी अब वो भी ईवी बनाने लग गई हैं, क्यों? क्योंकि उनको इसमें क्या दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्नाइजिंग बिजनेस थ्रेट्स। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो तो बिजनेस में आने वाले खतरों को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और सारे खतरे समझ आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पूरा का पूरा जो टैक्सी का इकोसिस्टम है ये चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस बदल रहे थे, उन्हीं प्रेफरेंसेस के हिसाब से काम किया ओला और उबर ने, और इससे इम्पैक्ट पड़ा पूरे ऑटो रिक्शा बिजनेसेस पर। देन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कन्फ्यूजन आता है, समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेने हैं, आप प्लान कर सकते हो और इजीली जो रिस्क है उसे भी मैनेज कर सकते हो। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ रहा है और इसी बढ़ते कल्चर की वजह से जो आईटी फॉर्म्स हैं इन्होंने क्या करा है, हाइब्रिड मॉडल अपना लिया है, यानी कि आप चाहो तो ऑफिस आ जाओ या वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हो। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा चलेगा तो जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अमेजॉन इंडिया जो है इसने अपनी ज़रूरतों को शेप करा उस हिसाब से जो इंडियन मार्केट की ज़रूरत है। न सिर्फ ये, आप मैगी ले लो, जो फॉरेन है वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन मैगी आती है बट इंडिया में वेजिटेरियन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन किए। मैकडोनल्ड्स हैं उसमें भी जो मेन्यू है उसमें वेजिटेरियन ऑप्शन डाला गया, तो ये सब क्या था, अडॉप्ट किया उन्होंने लोकल सिस्टम को और इससे क्या हुआ, उनकी जो बिजनेस परफॉर्मेंस है ये बढ़ गई। देन असिस्ट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर सही है तो आप इजीली अपने आप को एडॉप्ट कर पाओगे उन पॉलिसीज के हिसाब से जिनमें बदलाव आता रहता है और ऐसे बदलाव लेकर आती है सरकार। एग्जाम्पल, जीएसटी के आने की वजह से जो टैक्स स्ट्रक्चर है ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है और जो बिजनेसेस थे अच्छे एनवायरनमेंट के साथ उन्होंने बहुत इजीली इसको अडॉप्ट किया और काफी अच्छे से आगे बढ़े। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विथ एग्जाम्पल। याद रखना ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें स्किप करने का ऑप्शन तो आपके पास नहीं है, आपको ये कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। देन एक्सप्लेन करते हैं हम उन कंपोनेंट्स को जो जुड़े हुए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। तो इसके 5 कंपोनेंट होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं बिजनेस के ऑपरेशंस को, जिसमें पहला होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आप समझ सकते हैं ये पैसे से संबंधित होता है, इसमें जीडीपी रेट देखने के लिए मिलेगा, इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगी, इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेंगे, टैक्सेशन कैसा है ये देखने के लिए मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कैसे हैं ये देखने के लिए मिलेंगे और मार्केट कंडीशंस कैसी चल रही हैं वो भी पता चलता है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा बिजनेसेस पर, तो सबसे पहली बात, अगर वहां पर ग्रोथ अच्छी है तो कंज्यूमर ज़्यादा खर्च करेगा, बिजनेसेस को फायदा होगा। इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, तो ये इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बिजनेसेस पर। एग्जाम्पल के लिए कि मान लेते हैं अगर कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति इनकम टैक्स देता है उसी तरीके से एक बिजनेस अपने प्रॉफिट्स में से टैक्स देता है जिसे बोला जाता है कॉरपोरेट टैक्स। अगर इसे कम कर दिया जाए तो क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। देन सोशल एनवायरनमेंट, इसमें डेमोग्राफिक्स होते हैं, मतलब कहां पर कितनी पॉपुलेशन रह रही है, ये एजुकेशन कैसा है, लाइफस्टाइल कल्चर ये कैसा है वही, या फिर वहां पर कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस कैसे हैं। बिजनेसेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, तो
तो कंज्यूमर जो है इनके प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनीज होती हैं उन्हें भी उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से क्या करना पड़ता है, अपने आप में चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं। देन कम्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उस देश में जो सरकार चल रही है वो स्टेबल है या नहीं है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज कैसी हैं, या उस देश के दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेसेस ऐसी जगह जहां पर राजनीति जो होती है ये स्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं होते। जैसे एग्जांपल के लिए कई ऐसे देश है जैसे पाकिस्तान, सरकारें बदलती रहती हैं, कभी भी गिर जाती, कुछ भी हो जाता है, तो बिजनेसेस वहाँ थ्राइव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे देश जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है वहाँ पर बिजनेस अच्छे से फ्लरिश कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। गवर्नमेंट जो है ये इंसेंटिव देती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, मतलब जो घरेलू बिजनेसेस हैं उनको, ताकि वो एनकरेज कर सके उन्हें मेक इन इंडिया के लिए। फिर आता है क्या, लीगल एनवायरनमेंट। पिछले क्वेश्चन के आंसर में ही हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की ये पॉइंट देखे थे, जिससे मैंने नेमोनिक बताया था PESTL, ये वही है। इसका अगला है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट बात करता है ऐसे सारे एस्पेक्ट के बारे में जो सरकार और बिजनेस के बीच में कानूनी तौर पर लागू होती है। तो बात करें हम लीगल एनवायरनमेंट की तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बिजनेस लॉज, लेबर लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कुल मिला के जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। इंपैक्ट क्या पड़ता है बिजनेसेस पर, अगर बिजनेसेस ने सरकार की ये बातें नहीं मानी तो इनके ऊपर जो है ये पेनल्टीज इंपोज कर दी जाती हैं। और इसी वजह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ऐसी प्रैक्टिसेस जो खराब होती हैं कंज्यूमर्स के लिए, इसे रोकने के लिए बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देन कम्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यहां पर बात की जाती है इनोवेशन की, ऑटोमेशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये सारी चीजें आपको यहां देखने मिलेंगी। बिजनेसेस को क्या फायदा हुआ, जो बिजनेस जितना ज़्यादा एडॉप्ट करेगा टेक्नोलॉजी को बिजनेसेस की, उनको उतनी ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए डिलीवरी सिस्टम के बढ़ जाने की वजह से लोगों को, जिनको खाने पीने की ज़रूरत होती थी, जोमेटो और स्विगी ने इस फील्ड को एंटर किया और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये परफॉर्म कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज LPG। तो पहली बात, LPG का फुल फॉर्म ये होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 के बाद आए थे उसका असर बिजनेसेस पर क्या पड़ा, चलिए समझते हैं। पहली बात कि LPG जो है ये किसको रिप्लेस किया। देखो क्या होता था, 1991 के पहले सरकार जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी प्रमोट करती थी, घरेलू जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती थी उनको। तो पहले उनका जो रूल था वो था LPQ। इसी को रिप्लेस कर दिया किसने, LPG ने। तो ये क्या था, ये था लाइसेंसिंग, परमिट और कोटा। ये सिर्फ एक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, इसको रिप्लेस करके फिर आया था LPG, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आया था 1991 में, ताकि जो भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये बढ़ सके और जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे किस पर, बिजनेसेस पर, ये हटाए जा सके। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे प्राइवेट बिजनेसेस पर वो हटा दिए। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस जो हुआ करते थे, सरकारी कंपनियां जो हुआ करती थी, उनको प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया। फिर क्या है, ग्लोबलाइजेशन। भारत में पहले विदेशी कंपनियां 1991 के पहले अलाउड नहीं थी, लेकिन इन रिफॉर्म्स के आने के बाद ये जो कंपनियां हैं अब भारत में आ सकती थी। एग्जाम्पल गिवन है, इजी एग्जाम्पल है, आप रीड कर लेना। देन इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पर क्या पड़ा। पहले सिर्फ कॉम्पिटिटर जो थे सिर्फ इंडियन होते थे, इसी वजह से वो ध्यान नहीं देते थे किस पर, क्वालिटी पर। बट जब फॉरेन कॉम्पिटिटर इन्हें देखने के लिए मिले तब जाके असली कॉम्पिटिशन शुरू हुआ बिटवीन डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज। देन FDI, भारत में पहले विदेशी निवेश नहीं आया करता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, बट अब आने लग गया था। पहले एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले नखरे दिखाया करती थी कंपनियां, बट अब करना पड़ गया क्योंकि
सर्वाइव करना जरूरी हो गया था। प्राइवेट सेक्टर जो था इसने काफ़ी ग्रो करा। और फिर है बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका था, इस वजह से जो कंज्यूमर्स थे उन्हें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं ये देखने के लिए मिल जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट बिजनेसेस। तो बिजनेसेस का क्या संबंध है टेक्नोलॉजी से, बहुत बड़ा। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑटोमेशन एंड एआई। ऑटोमेशन हो जाने की वजह से, एआई की आ जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें अमेज़ॉन को, तो यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज जो पहले इंसान प्रोवाइड किया करते थे, मैक्सिमम केसेस में अब आप देखोगे कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है, एक चैटबॉट मिल रहा है जो आपकी हेल्प कर रहा होता है। वो बात अलग ढंग से कर नहीं पाता, हमारी समझ से इंडियंस की वैसे भी नहीं समझ पाएगा। फिर है ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि चैटबॉट भी अल्टीमेटली हमें कहाँ पर पहुँचाते हैं कि भैया ये लो, हमसे नहीं हो पा रहा, आप बात करो किससे, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से। देन ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स फ्लरिश किया है, फ्लिपकार्ट, नायका जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये ग्रो किए हैं। पहले लोग अखबारों में, होर्डिंग्स में ज़्यादा ऐड देते थे, लेकिन आजकल उससे कहीं ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। और इसी वजह से, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आपके बिजनेस की जो रीच है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब में भी ऐड करवाते हैं। फिर डिजिटल पेमेंट्स, पेमेंट्स काफ़ी आसान हो गई हैं, लोग गूगल पे, फ़ोन पे ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए। देन कम्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस बताएं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुल मिला के वही जो अर्थव्यवस्था संबंधी सारे फैक्टर हैं वो सारे यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको इकोनॉमिक कंडीशंस देखने मिलेंगी जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। यहाँ आपको मिलेंगे द फैक्टर रिलेटेड टू कल्चरल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर, मतलब कुल मिला के सोसाइटी और कल्चर कैसा है। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपको देखने मिलेगा जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स, लोगों की इनकम कितनी है। ऑन द अदर हैंड सोशल एनवायरनमेंट में बात की जाती है लाइफ स्टाइल की, एजुकेशन की, फैमिली स्ट्रक्चर की। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपको देखने मिलता है एग्जाम्पल में क्या, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, तो ये क्या है, इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऑन द अदर हैंड सोसाइटी बोलती यार खाना वाहियात आ रहा है आजकल, ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदनी है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये है किसका, सोशल एनवायरनमेंट का। समझ लेने के बाद अब हम समझेंगे अगला क्वेश्चन, और ये है व्हाट इज डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट विथ एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग एक मैनेजेरियल फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इन्फ्लुएंस करेगा, लीड करेगा, गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा और मोटिवेट करेगा किसको, एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं ये एंथुसियाज्म मतलब उत्सुकता के साथ और डिसिप्लिन के साथ काम करें अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। इंपॉर्टेंट क्यों है, तो भैया इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। इनिशिएट्स एक्शन, अगर हम एक्टिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि भैया वो काम करो जो आपको असाइन किया गया है, तो ये कहलाएगा क्या, इनिशिएट्स एक्शन। अभी तक अगर कोई काम नहीं हो रहा था तो वो काम अब हम करवा रहे हैं, वी आर इनिशिएटिंग एक्शन। एग्जाम्पल, अ सेल्स मैनेजर इंस्ट्रक्ट हिज टीम कि भैया नई प्रमोशन कैंपेन चलाओ, तो ये भी क्या हुआ, इनिशिएट एक्शन। देन कम्स इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, अगर प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए और मोटिवेशन दी जाए एम्प्लॉयज़ को तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, एक रेस्टोरेंट मैनेजर जो है वो क्या करना चाहता है, एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पहले तो अपने वेटर्स को बोलेगा कि भाई बदतमीजी मत कर दियो कस्टमर से, है ना, कुल मिला के उनको एथिक्स सिखाएगा, तो उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है ये बढ़ जाएगा। देन कम्स इंश्योर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन का जो ये फीचर है डायरेक्टिंग, अगर ये अच्छे से चले तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इनके बीच में भी जो हार्मनी है, मतलब होता है समन्वय, और अगर साधारण शब्दों में समझो तो कोऑर्डिनेशन, ये बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, ये सारे एक अस्पताल में अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चल रहे होते हैं ताकि जो अस्पताल है वहाँ पर मरीज जो हैं उनको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल सके। देन मोटिवेट एम्प्लॉय,
एक अच्छा डायरेक्शन जो एम्प्लॉय है उनके मोराल को भी बूस्ट करता है और उनके जॉब सेटिस्फैक्शन को भी बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी जो है ये लेकर आई है एक नया तरीका, और क्या, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, मतलब जो जितना परफॉर्म करेगा अच्छे से उसे उतने ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो इससे जो एम्प्लॉय है उसका मोटिवेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट एडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस। जो एम्प्लॉय है ये एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बिकॉज ऑफ डायरेक्टिंग। अगर प्रॉपरली डायरेक्ट किया जाए तो जो एम्प्लॉय हैं ये प्रॉपरली खुद को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के लिए, अ टेलीकॉम कंपनी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज ऑन 5G टेक्नोलॉजी इंश्योर स्मूथ एडाप्टेशन। कुल मिला के भैया जो टेक्नोलॉजी है इसमें बदलाव आ गया है और इसी बदलाव के हिसाब से समझाया जा रहा है वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कि आपको काम कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग विथ एग्जाम्पल। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने बहुत ज़्यादा देख सुन के ये सारे क्वेश्चन आपके लिए पिक किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट PYQs रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना और समझना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। तो इसके 4 की एलिमेंट होते हैं और पहला एलिमेंट है सुपरविजन, नज़र रखना। यहाँ पर हम नज़र रख रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ पर कि भैया ये काम सही से कर रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए एक इस आपसे रिलेट करेगा काफ़ी। एक स्कूल प्रिंसिपल जो है ये टीचर्स को मॉनिटर कर रही हैं कि भाई क्लासरूम में वो ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन कम्स नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज लीडरशिप। यहाँ पर ये पॉइंट होता है कि आखिर कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और इंस्पायर किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। एक लीडर बनकर उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें कहीं ना कहीं इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना। एग्जाम्पल के लिए रतन टाटा जी की लीडरशिप में मोटिवेट हुआ था टाटा मोटर्स और इन्होंने लॉन्च की थी अफोर्डेबल नैनो कार। नेक्स्ट एलिमेंट है मोटिवेशन। जो एलिमेंट है ना डायरेक्टिंग के, उसमें मोटिवेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्योंकि यहाँ पर एनकरेज किया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि भैया अच्छे से काम करो और आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, पैसे, एप्रिसिएशन, मतलब स्वीकार किया जाएगा कि हाँ भाई काम बड़ा अच्छा किया है। और देखो इंसान को ना पैसे मिले तो मिले लेकिन साथ में ये मिलना ज़रूरी है, वरना बोलेगा कोई पूछता ही नहीं है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो यहाँ वेले बैठे हैं। कई चीज़ें हो सकती हैं और इसके साथ ही साथ में कुछ और रिवॉर्ड्स भी दिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपनी लेकर आती है क्या, बोनसेस, किन के लिए, टॉप परफॉर्मर्स के लिए। देन कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीडबैक अमंग एम्प्लॉयज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एक IT फर्म जो है ये कंडक्ट करती है लगातार मीटिंग ताकि जो कोलैबोरेशन है उनके साथ में एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेशन है वो इन्हेंस हो सके, वो प्रॉपरली कोलैबोरेट कर पाएँ। तो बस यही प्रोसेस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, आइडियाज़ को शेयर करने का, फीडबैक देने का एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में, यही कहलाएगा कम्युनिकेशन। देन व्हाट इज मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी विथ एग्जाम्पल। तो मोटिवेशन का सबसे पहली बात मतलब ये होता है कि यहाँ पर एनकरेज किया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि भैया अच्छे से काम करो और अपने गोल्स को अचीव करो। ये जो गोल्स हैं ये फाइनेंशियल भी हो सकते हैं या नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, और एनकरेज करने का तरीका भी फाइनेंशियल हो सकता है या नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। बात करें मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की, तो यहाँ पर ये प्रपोज किया गया था एब्राहम मास्लो के द्वारा कि जो एक इंसान है इनकी जो नीड होती है ये एक हायरार्कियल ऑर्डर में चलती है, मतलब प्रॉपरली वेल अरेंज्ड होती है और उन नीड्स को पूरा करने से वो काफ़ी अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं। तो देखेंगे कि मास्लो भैया ने क्या बोला था कि कैसी कैसी नीड है। तो उनका कहना ये था कि पहली नीड है फिजियोलॉजिकल
नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स में जो हमारी बहुत बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान, साथ में सैलरी। एग्जाम्पल, एक वर्कर को एक स्टेबल जॉब की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपरली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ वर्क कंडीशन, ये सारा इन नीड्स की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल क्या है, एक कंपनी जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, किसको, अपने एम्प्लॉयज को। देन कम्स सोशल नीड्स। अब सोशल नीड्स क्या है, देखो भाई, एक्सेप्टेंस हो गया, है ना, और दोस्त बनाना, ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल नीड्स में। एग्जाम्पल टीम वर्क, फ्रेंडशिप। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लंच के समय या ग्रुप एक्टिविटीज़ के समय जो ऑफिस है उनकी टीम इकट्ठा होकर एक साथ उन ग्रुप एक्टिविटीज़ में या लंच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन कम्स एस्टीम नीड्स। अगर हम बात करें एस्टीम नीड्स की तो यहाँ आपको मिलेगा रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का एस्टीम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात यू कैन से कि मोराल बूस्ट करना, काइंड ऑफ रिकॉग्निशन मिल जाना, पहचान मिल जाना, तो ये सब आता है एस्टीम नीड्स में। तो टाइप ऑफ नीड में क्या मिलेगा, आपने अगर अच्छा काम किया तो उसके लिए अप्रिशिएशन मिलेगा, आपका स्टेटस अगर बढ़ा है तो उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि हाँ भाई अच्छा काम करता है तू तो पढ़ाई बहुत करता है ना। एग्जाम्पल क्या है इसके, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को रियलाइज करना, खुद की ग्रोथ पर, खुद के डेवलपमेंट पर ध्यान देना। और इसके जो टाइप्स हैं वो होते हैं क्या, ग्रोथ, करियर डेवलपमेंट, पर्सनल फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है इसके क्या, कोई एक मैनेजर है, मान लो वो क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है लीडरशिप ट्रेनिंग, तो वो किस पॉइंट में जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पॉइंट में जाएगा, जहाँ उसको ये समझ आ रहा है कि मैं एक मैनेजर हूँ। अगर मैंने एक लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन, सेमिनार अटेंड किया तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसका जो करियर है ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो आपने देखा होगा जो लोग अक्सर ग्रो करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स पे काम कर रहे होते हैं, ताकि पहली बात उन्हें वो सर्टिफिकेट्स तो मिलते हैं, डिग्रीज तो मिलती हैं, लेकिन उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल विथ एग्जाम्पल। तो लीडरशिप की अगर हम बात करें तो लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, हासिल कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल विथ एग्जाम्पल। तो लीडरशिप आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को कि भाई ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं ये आपको अचीव करने हैं। इसके टाइप्स कितने होंगे, तो इसमें पहला टाइप है क्या, ऑटोक्रेटिक। अब ऑटोक्रेटिक का मतलब ही क्या हुआ, यहाँ पर पावर जो है ये एक सिंगल व्यक्ति के पास रहती है, इसी वजह से एक और नाम दे दिया गया है और ये है अथॉरिटेरियन। पावर यहाँ सेंट्रलाइज होती है एक ही व्यक्ति के पास, और वही जो आपने टर्म सुना ना, सेंट्रलाइज्ड जो होता है वहाँ जो व्यक्ति होता है वही ऑटोक्रेटिक होता है। जैसे कंपनी में जो जनरल मैनेजर बैठा है, सारी पावर उसके पास है, किसी और के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक। देन डेमोक्रेटिक, यहाँ पर इसका एक और नाम जो है ये है पार्टिसिपेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक सीईओ है, वो क्या कर रहा है, टीम से बोल रहा है कि भाई सजेशन दो अगर आप कुछ देना चाहते हो बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। फिर लेजेंस फेयर लीडरशिप। अब हम बात करें लेजेंस फेयर लीडरशिप की तो उसे बोलते हैं फ्री रेन, दैट इज एम्प्लॉय वर्क इंडिपेंडेंटली विथ मिनिमल सुपरविजन। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, उनसे बोल दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, कैसे करना है वो खुद ही डिसाइड करेंगे एम्प्लॉयज़, तो उन पर बहुत ज़्यादा दृष्टि निगरानी नहीं रखी जाएगी। तो ये किस में,
गया लेजेस फेयर लीडरशिप में। ये रहा आपके लिए, मैंने इसमें जो एक फ्लो चार्ट है कॉन्सेप्ट मैप पे ये भी डाल दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड बैरियर। तो भैया कम्युनिकेशन क्या है, कितने तरीके का होता है और उनमें क्या समस्याएं हैं, ये बताना है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं और अपने मैसेजेस को भी शेयर कर रहे होते हैं। कुल मिला के एक दूसरे के साथ की गई वार्तालाप कहलाती है क्या, कम्युनिकेशन। और ये क्यों किया जाता है, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन के टाइप क्या हैं, तो मेन कैटेगरीज हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। बात करें अगर हम फॉर्मल की, तो फॉर्मल का क्या मतलब हुआ भाई, यहां पर जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है ये चल रहा होता है और इनफॉर्मल में होता है अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब होगा किस वजह से, क्योंकि यहां मिलेगा आपको सोशल इंटरेक्शन, रिलेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगी ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, दैट इज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, मतलब एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय जो एक फॉर्मल रिलेशन है वो। लेकिन यहां आपको क्या मिलेंगे, इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट, एक दूसरे के साथ वो बाहर ऑर्गेनाइजेशन से निकल के कैसा बिहेवियर एक दूसरे के प्रति रखते हैं। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, अब फ्लो ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, या तो ये सीधा जा रहा होगा ऐसा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, ये प्रॉपरली अच्छे से चल रहा होता कम्युनिकेशन होता है। और इसे आप चाहें तो आंसर राइटिंग में भी बना सकते हैं कि वर्टिकल मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मिलेगा, डायगोनल मिलेगा। लेकिन इनफॉर्मल में कैसा मिलेगा जैसे रिश्ते होते हैं अजीब से उलझे इधर उधर भाग रहे होते हैं ये, है ना। तो ये किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में फ्लो करेगा क्या, इंफॉर्मेशन। फिर आता है चैनल, इसके जो चैनल होते हैं ये फॉर्मल होते हैं। और अगर इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो यहाँ फॉर्मल चैनल से बाहर निकल के ये अपने ही तरीके से बात कर रहे होते हैं। कुल मिला के क्या है, एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय एक दूसरे से मेल मेल खेलते रहते हैं, भैया मेल कर दो मेल कर दो मेल कर दो, है ना। अब तो स्कूल भी खेलने लग गए हैं, तो ये क्या हुआ, फॉर्मल चैनल। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दोस्तों से थोड़ी आप बात करते हो कि भाई मेल डाल दे, बाहर मिले तो जैसे बात करनी है वैसे कर ली, है ना। फॉर्मल यहां नहीं होना पड़ता। फिर आता है नेचर, ये रिजिड होता है। अब आप यहां ये नहीं बोल सकते मैंने जैसे कह रहे भैया दे देंगे ना यार मेल, भरोसा नहीं है क्या भाई पे, नहीं, रिजिड है। ये फ्लेक्सिबल है, यहां बोल दिया भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। देन रिलायबिलिटी, फॉर्मल कम्युनिकेशन काफी ज्यादा रिलायबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है। रियल लाइफ में तो मतलब भाई ने बोला करने का तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि भाई कैसा मिला है आपको। ये लेस रिलायबल होता है और कई बार यहां पर र्यूमर्स भी उड़ जाते हैं। अब बात करेंगे बैरियर्स की, मतलब वो रुकावटें जो कम्युनिकेशन में आ सकती हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, बात करेंगे इनके बारे में। तो पहला बैरियर क्या है, लैंग्वेज बैरियर। लो भैया लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, तो यहां पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है साधारण और क्लियर लैंग्वेज को। फिर है कल्चरल डिफरेंसेस, ग्लोबल टीम जो है, मतलब ऐसी कंपनी जिनकी टीम अलग अलग देशों में है, तो इनके अलग अलग एथिक्स हो सकते हैं। तो ऐसे बैरियर का समाधान क्या है कि भैया उन्हें ज्वाइन कराने से पहले प्रॉपर कल्चरल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, तो उनको वो समाधान मिल जाएगा। फिर अगला पॉइंट है पुअर लिसनिंग, इसमें एम्प्लॉय जो है ये इग्नोर कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस को, वैसे ही जैसे आप स्कूल में चल रहे लेक्चर्स को क्या कर जाते हो, इग्नोर कर जाते हो। काफी रिलेटेबल लग रहा होगा, नहीं, खैर यहां पर जो एम्प्लॉयर है वो भी वही कोशिश करते हैं जो आपके टीचर स्कूल में करते हैं, क्या, एनकरेज करने की कोशिश करते हैं एक्टिव लिसनिंग को। अब कई स्कूल में प्यार से समझाते हैं, कई स्कूल में मार से समझाते हैं, बट ये है कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेबल डेफिनेटली। देन है लैक ऑफ फीडबैक, एम्प्लॉय अनश्योर कोशिश तो करते हैं वो लोग, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चा तो भैया मन का पक्का है, आलसी है, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। कमिंग टू द लैक ऑफ फीडबैक, यहाँ एम्प्लॉय श्योर ही नहीं होते किसके बारे में, कि टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। उन्हें लगा कि हो गया चलो अभी छोड़ दिया, है ना।
वैसे ही जैसे अगर 20 पन्ने का प्रोजेक्ट फाइल बनाना था तो 18 बन के बोले अरे छोड़ दिया, ठीक है। वैसे ही क्या होता है यहाँ पर, एम्प्लॉयज भी ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे बैरियर के बीच में इसका समाधान क्या होता है, जब मैनेजर परफॉर्मेंस के रिव्यूज करते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंट्रोलिंग। अगर हम बात करें कंट्रोलिंग की, और साथ ही साथ में इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछी गई है, तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर मॉनिटर किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है परफॉर्मेंस को, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं ये इफेक्टिवली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसे किया कैसे जाता है, इसके लिए स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, परफॉर्मेंसेस को मेजर किया जाता है। अगर किसी भी तरीके की समस्याएं आ रही हैं तो उनका समाधान ढूंढा जाता है ना, वो समस्याएं डेविएशंस कहलाती हैं और उनके लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि इससे ये इंश्योर हो जाता है कि जो गोल है ये अचीव हो जाए। तो हमें पता चलता है कि हमारे जो हमने प्लान किया था वो ऑब्जेक्टिव और हमें जो एक्चुअली मिला है वो ऑब्जेक्टिव वो पूरा हुआ है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, एक रिटेल कंपनी ने टारगेट रखा मंथली सेल का कि वो 10 लाख की करेगी, बट उनकी सेल हुई 8 लाख। तो अब उन समस्याओं की वजह से, जिसकी वजह से 2 लाख रुपए की सेल कम हुई है, उसकी वजह से करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। देन इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस वेस्टेज। इसमें क्या होगा, यहां आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसे प्रोसेसेस को जो इनएफिशिएंट है, जो किसी भी तरीके से कंपनी के लिए कारगर साबित नहीं हो रहे हैं और वेस्टेज हो रही है, तो इन्हें यहां से क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म ये रिड्यूस कर रही है अपना मटेरियल वेस्ट बाय ट्रैकिंग प्रोडक्शन डिफेक्ट्स, मतलब प्रोडक्शन के दौरान अगर कुछ वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसे ट्रैक करेंगी और उस समस्या का निराकरण कर देंगे। देन कम्स फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। यहाँ ये इंश्योर किया जाता है कि जो सारे के सारे डिपार्टमेंट हैं ये कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किए जाएं। एग्जाम्पल के लिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि पेशेंट की जो केयर है ये अच्छे से की जा सके। देन एनहेंसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, क्योंकि कंट्रोलिंग का प्रोसेस अच्छा चलता है और जब एम्प्लॉयज को पता चलता है भाई नजर रखी जा रही बहुत तेज, तो परफॉर्मेंस जो है ना ये अपने आप ठीक हो जाती है। एग्जाम्पल, अ सॉफ्टवेयर कंपनी ट्रैकिंग डेवलपर प्रोडक्टिविटी यूजिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट। भाई जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है, इनका क्या देखा जा रहा है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। नेक्स्ट, हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग। अगर पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं और उन्हें सुधार दिया गया है तो भविष्य के लिए कंपनी के और अच्छी प्लानिंग की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, एक एयरलाइन कंपनी जो है ये रिवाइज कर रही है अपने फ्लाइट शेड्यूल को, किसके हिसाब से, पैसेंजर की डिमांड्स के हिसाब से। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस विद एग्जाम्पल। तो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, तो आंसर इज 4। नाम क्या है, परफॉर्मेंस को सेट करना, फिर उसी परफॉर्मेंस को एक्चुअली मेजर करना कि भैया हमने एक्चुअली कितना परफॉर्म किया है। देन परफॉर्मेंस को कंपेयर करना किसके साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, और अगर किसी भी तरीके से कोई भी गलती हमसे हुई है, अगर हमने कोई भी डेविएशन वहां देखा है, कोई एरर देखा है, तो उसको लेके करेक्टिव एक्शन ले लेना। तो ये 4 स्टेप सीक्वेंस वाइज इसमें होते हैं। सिंपल एग्जांपल गिवन है तो आप इन एग्जांपल से और भी इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया रिलेशनशिप समझाएं बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग विथ एग्जांपल। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि प्लानिंग सेट करता है गोल्स को और कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि ये गोल अचीव हो जाएं। तो इनके बीच के रिलेशनशिप में पहला पॉइंट आता है कि जो प्लानिंग है ये स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा और कंट्रोलिंग ये इंश्योर करेगा कि हर एक व्यक्ति, हर एक ऑब्जेक्टिव उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको फॉलो करे, एडहेरेंट रहे, मतलब चिपका रहना, मानना इज कॉल्ड एडहेरेंस। एग्जाम्पल के लिए, एक स्कूल प्लान करता है कि वो इम्प्रूव करेगा स्टूडेंट के रिजल्ट को, और कंट्रोलिंग ये इंश्योर करेगा कि बच्चे के रिजल्ट के लिए जो टीचर है वो प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करे।
देन कम्स कंट्रोलिंग आइडेंटिफाई डेविएशंस इन प्लानिंग। कंट्रोलिंग से ही पता चलता है, समझ में आ जाता है कि अगर कोई समस्या आने वाली है प्लानिंग में तो वो पता चल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मार्केटिंग टीम प्लान करती है कि 10,000 नए कस्टमर लेके आने हैं, लेकिन आगे चल के कंट्रोलिंग मेथड से ही ये पता चल पाता है कि एक्चुअली कितने कस्टमर्स को हमने रीच किया है। अब इसके और क्या फायदे हैं? पहला ये कि कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है फीडबैक फ्यूचर प्लानिंग के लिए, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि दे बोथ आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये दोनों जो होते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं। कई जगह पर मैं एग्जांपल एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इजी है, और अगर उसे आप खुद से समझ के लिखेंगे तो और भी ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ऑल्दो मैंने मैक्सिमम एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। तो हर एक पॉइंट में, हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कुछ एक लिमिटेशन देखने मिलती है। तो कंट्रोलिंग जो है इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, और वो क्या है? तो लिमिटेशंस देखेंगे तो पहली लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को सेट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी देखने के लिए मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए कि टीचर की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड टू फैक्ट्री आउटपुट। कुल मिला के एक फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर के आउटपुट को इजीली समझा जा सकता है, बट एक टीचर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना अच्छा नहीं किया, इसे समझ पाना मुश्किल होता है। अगेन अगर रिलेटेबल लग रहा हो ना तो भाई लगना भी चाहिए। अच्छा और बुरा दोनों एस्पेक्ट होते हैं, समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, और नहीं आ रहा तो भी खुल के बोलना चाहिए। ठीक है, हम भी कई बार ऐसी समस्याओं से सफ़र करते थे कि टीचर समझा रहे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ ये बात अपर स्टाफ को पता नहीं चलती थी, प्रिंसिपल नहीं समझ पाते थे, जो हायर स्टाफ है वो नहीं समझ पाता था, और हम समझा भी नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि यही दिक्कत आती थी, क्योंकि यहाँ देयर वॉज डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। आपकी बात को जो प्रिंसिपल है वो कैसे ही सुनते। तो बहुत बार कंट्रोलिंग में एक लिमिटेशन देखने मिलती है कि स्टैंडर्ड सेट नहीं हो पाते। देन अगला पॉइंट ये कहता है कि ये एक कॉस्टली प्रोसेस होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए क्या चाहिए? रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा रिसोर्सेज को भी और टाइम को भी। एग्जाम्पल के लिए एक रिटेल चेन जो है ये मिलियंस खर्च करती है ताकि वो ये देख सके सिर्फ और सिर्फ कि कस्टमर का फीडबैक कैसा है। देन कंट्रोलिंग के प्रोसेस को बहुत बार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो खुद ही रजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है यहाँ पर? एम्प्लॉय जो है ये फील कर रहे होते हैं माइक्रो मैनेज्ड और डिमोटिवेटेड। कुल मिला के उनको ऐसा लगता है यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है ना, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो कंट्रोलिंग की वजह से कई बार उन्हें ऐसा फील होने लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी जो है ये स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल्स लेकर आ रही है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में क्या आ गया? डिससेटिस्फैक्शन की वाह भैया आते समय 1 मिनट भी लेट हुए तो तुम परेशान करने लगे, और शाम को जो 1-1 घंटा लेट छोड़ रहे हैं उसका क्या? देन कम्स एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी चल रही हैं, कंपटीशन कैसा चल रहा है मार्केट में, ये भी इंपैक्टफुल होता है। देन एग्जाम्पल क्या है? अ गवर्नमेंट एग्जाम्पल है अ क्लोथिंग ब्रांड सेल्स ड्रॉप। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। भैया टैक्स बढ़ाया, कीमतें महंगी हो गई, तो उनकी जो सेल्स है वो भी क्या हो गई? वहां पर गिर गई। देन एक और लिमिटेशन है डिलेड करेक्टिव एक्शन। कई बार डेविएशंस यानी कि समस्याएं जो हैं ये खुद ही लेट पता चलती हैं, जिस वजह से उन समस्याओं का समाधान जो हम कर रहे होते हैं वो इनइफेक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल कि एक रेस्टोरेंट ये रियलाइज करता है कि कस्टमर जो है ये इनकी जो कंप्लेंट है ये बहुत देर से पता चली, तब तक कि वो उस व्यक्ति को या उस शेफ को जिसकी वजह से समस्याएं हो रही थी लोगों को, वो पता चल पाती। बहुत सारे कस्टमर्स जो है उस रेस्टोरेंट ने खो दिए थे। तो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग को, और अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू लॉस, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पूछे गए हैं, किससे रिलेटेड, कंज्यूमर से और बिजनेसेस से, समझेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है ऐसे लॉज, रेगुलेशन, मेजर जो डेजिग्नेट किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, किससे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाती हैं, ताकि ये श्योर किया जा सके कि जो कंज्यूमर है उन्हें क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकें। इंपॉर्टेंस देखेंगे किसके पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर के, कि भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से क्यों जरूरी है। तो पहला पॉइंट से इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ, यहां पर अगर किसी भी तरीके का हार्मफुल या डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो ये पता चल जाता है। प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर किसी भी तरीके की कोई खराब ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, किसके थ्रू, फॉल्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एक बहुत फेमस ऐड है, जुबा केसरी, याद है ना, वो उनकी केसरी तो खैर ठीक ही है अब, लेकिन उसमें केसर तो नहीं होता भाई, कहाँ इतना महंगा केसर और कहाँ वो पता नहीं कितने रुपए का, 20 30 10 रुपए का जितने का भी पाउच आता हो, है ना। तो ये क्या है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग क्लेम, फालतू में कुछ भी क्लेम कर दिया कि भैया हमारी गोली खाओ और 200 किलो से 70 किलो के हो जाओ, तो इससे भी बचाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी फेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रही है तो उन्हें क्या करा जाएगा, पेनलाइज, यानी कि उनके ऊपर जो फीस है वो लगा दी जाएगी, सजा दे दी जाएगी। कंज्यूमर को एजुकेट किया जाता है कि भैया ये आपके अधिकार हैं, जागो ग्राहक जागो, कई जगह टैगलाइन देखी भी होगी लिखी हुई। तो कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाता है ताकि वो और भी अच्छी चॉइसेस पिक कर सकें। एग्जाम्पल के लिए अवेयरनेस चलाई जाती है अगेंस्ट फेक ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, ये नजरिया था कंज्यूमर का, ये नजरिया था है बिजनेसेस का। तो यहां कंज्यूमर ट्रस्ट बनता है, ब्रांड के प्रति लॉयल्टी बनती है, यहां लीगल एक्शन से बचाया जा सकता है, पेनाल्टीज से बचाया जा सकता है। तो जो भी कंपनी कंप्लायंस मतलब मानेगी कंज्यूमर लॉस को, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अ मोबाइल कंपनी रिकॉलिंग फॉल्टी फोन टू अवॉइड लॉसूट्स, कई बार आपने सुने होंगे कि फोन फट गए, है ना। तो हुआ था एक फेमस कंपनी के फेमस फोन के साथ, ऐसे नाम ओपनली पब्लिकली थोड़ा लेने में समस्याएं हो सकती हैं, हमारे ऊपर ही आ जाएगा, बोलेगा भैया आपने हमारी जो लीगल टर्म्स उन्हें वायलेट कर दिया। तो उस कंपनी ने अपने सारे फ़ोन वापस मंगा लिए थे। क्यों मंगा लिए थे, ताकि वो लीगल डिस्प्यूट से भी बच जाएं, साथ ही साथ में कंज्यूमर के बीच में एक ट्रस्ट बना पाए कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम कहीं ज़्यादा उससे बड़े पश्चाताप में जाएंगे, अपने पाप धोएंगे। देन कम्स प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशन। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अच्छे से चल रहा होता है तो कंपनीज को नियम और कानून मानने पड़ते हैं और इसका फायदा मिलता है कंज्यूमर्स को, लेकिन इसका फायदा मैन्युफैक्चरर्स को, बिजनेसेस को भी मिलता है। क्यों, क्योंकि जो अच्छा करना चाहता है उनके बीच में अच्छा कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विथ एग्जांपल्स। सो बात करें अगर हम कंज्यूमर राइट की, तो एक्चुअली क्या हुआ, 2019 में एक नया एक्ट बनाया गया कंज्यूमर्स को लेके, जिससे बोला गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसने कुछ अधिकार दिए हैं कंज्यूमर्स को। और वो कौन से अधिकार हैं, इसमें पहला है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में क्या होता है, जो कंज्यूमर है इन्हें जानकारी दी जाती है, और कहीं ना कहीं, खैर ये तो अगला पॉइंट है जानकारी वाला, कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो नुकसानदायक हो सकते हैं कंज्यूमर्स को, इससे बचाया जाता है। तो ये होता है राइट टू सेफ्टी। एग्जांपल के लिए एक कार मैन्युफैक्चरर है जो है, उसे ये इंश्योर करना होता है कि उसकी जो कार है उसमें एयर बैग्स हों और जो ब्रेक्स हैं ये भी प्रॉपरली लग रहे हों। देन कम्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। यहां पर ऑब्लिगेशन हो जाती है सेलर की कि उसको आपको किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कल को कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो आपको वो जानकारी मिलती क्यों है,
जो सेलर है वो पूरी जानकारी क्यों देता है? ऑफ कोर्स उसको बेचना ही है, लेकिन वो मना नहीं कर सकता कि भैया हम ये नहीं बता पाएंगे। इस तरीके से वो बातचीत नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, कोई ऐसी मेडिसिन जो साइड इफेक्ट रखती है तो उसे सब कुछ बताना पड़ेगा कि भैया ये साइड इफेक्ट है, इंग्रेडिएंट है, इसके डोजेस कैसे होने चाहिए। तभी आप जब भी कोई दवा खरीदते हैं उस पर ये सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। देन कम्स राइट टू चूज। जो कस्टमर है ये अपने हिसाब से चीज़ों को चुन सकता है और फेयर प्राइजेस में भी चुन सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे एयरटेल, जियो, वीआई, ये जो सारी कंपनियां हैं ये आपको ऑप्शन दे सकती हैं, लेकिन फोर्स नहीं कर सकती कि आपको उनसे कुछ एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर हैव द राइट टू रेज कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस। कुछ भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो कहीं ना कहीं अनफेयर लग रही हैं, गलत लग रही हैं, तो उनके अगेंस्ट में भी आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ कस्टमर कंप्लेनिंग अबाउट अ डिफेक्टिव लैपटॉप मस्ट गेट अ रिस्पॉन्स। उन्हें मतलब कंपनी को रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा, और इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो कंज्यूमर फोरम है और उसमें सॉल्यूशंस होते हैं। मैंने भी कुछ प्रोडक्ट कभी ऐसे आए थे, उनके सॉल्यूशन रिसीव किए हैं, तो हाँ इफेक्टिव तो अभी ये सिस्टम हो गया है। राइट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर कैन सीक लीगल एक्शन या कंपनसेशन इफ चीटेड। अगर किसी भी तरीके से चीट किया गया है तो उनके खिलाफ यानी कि कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है और कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। इसके लिए कंज्यूमर को जाना पड़ता है कंज्यूमर कोर्ट। फिर है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर्स को अवेयर होना चाहिए उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसके लिए। गवर्नमेंट कैंपेन चलाई जाती है ताकि वो एजुकेट कर सकें। आपने देखा होगा कई बार बीच में आरबीआई के एड्स आ जाते हैं या कभी किसी खराब प्रोडक्ट के अवेयरनेस के लिए ऐड आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कैंपेन चला रही होती है ताकि लोगों को पता चल सके। लेकिन स्पेशली इसमें कई बार ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम आ जाती हैं जो फ्रॉड होती हैं, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें प्रॉपर जानकारी दे रही होती है। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने जानबूझ के डाले हैं ताकि आपके आंसर राइटिंग में आपका जो आंसर ये और ज़्यादा निखर कर सामने आए, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलती रहे। बात करेंगे हम कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है बी अवेयर ऑफ राइट एंड लॉज। उनको पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है और नियम क्या है। तो पता होना चाहिए ऑफ कोर्स ये कि आपके राइट क्या है, लीगल प्रोटेक्शन आपको क्या मिल सकती है। एग्जांपल के लिए, अ बायर शुड नो दैट ही और शी कैन रिटर्न डिफेक्टिव प्रोडक्ट अंडर वारंटी। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो खराब है और वारंटी के अंदर है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें सेफ्टी कैसी है। एग्जाम्पल के लिए, आप कल को कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आप उसमें जो स्टैंडर्ड मार्क होते हैं वो देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ भी खाने का प्रोडक्ट आपने खरीदा होगा तो उसमें FSSAI फसाई का जो लोगो है वो लगा रहता है। उससे हमें ये पता चलता है कि सरकार ने इस प्रोडक्ट को अप्रूवल दे दिया है मार्केट में आने के लिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं उसमें ISI का मार्क होता है। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें AG मार्क, दैट इज एग मार्क होता है। नेक्स्ट, डिमांड बिल्स एंड रिसीट्स। बिल्स हेल्प इन रिटर्न, एक्सचेंज एंड लीगल कंप्लेंट। आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो आपको वहां पर बिल और रिसीप्ट मिलनी चाहिए। क्यों? आगे चल के अगर आपको किसी भी तरीके के रिटर्न करने हैं, एक्सचेंज करने हैं, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन कम्स यूज प्रोडक्ट प्रॉपरली एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। कंज्यूमर को सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और मिसयूज नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, रेज कंप्लेंट फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस। जो कंज्यूमर है किसी भी तरीके से अगर चीट किया जाता है तो वहाँ पर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन जो है ये कंप्लेंट फाइल करता है एक ऐसे प्रोडक्ट के खिलाफ जो मिसलीडिंग वेट लॉस क्लेम करता है। फिर आता है एक्सप्लेन द 3-tier कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर एक 3-tier सिस्टम बनाया गया है जहां कंज्यूमर की समस्याओं का
निराकरण किया जाता है। तो देखेंगे कि ये क्या क्या है। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर 50 लाख तक का कोई भी नुकसान हुआ है और उसकी शिकायत आपको करनी हो भविष्य में, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन तक जा सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का नुकसान आया है, कैसा, जो वरी करता है 50 लाख से 2 करोड़ तक, तो आप जाएंगे किसके पास? स्टेट कमीशन के पास। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कस्टमर है, उसने कुछ घर खरीदा या कहीं भी उसकी कोई समस्या आई जिसकी कीमत 1.2 करोड़ थी, तो वो जाएगा स्टेट कमीशन। फिर आता है नेशनल कमीशन। इसमें अपील की जाती है स्टेट कमीशन से, एंड मतलब आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते, एक बार आपको स्टेट कमीशन से बात करके आगे आना पड़ेगा, और 2 करोड़ तक के ऊपर के जो केसेस हैं वो इसमें फाइल किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट करते हैं 50 लाख की, सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप जा सकते हैं स्टेट, फिर सेटिस्फाई नहीं हुए तो जा सकते हैं नेशनल। ऐसा नहीं है कि 50 लाख का तो सिर्फ यही रुके हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी डायरेक्ट कंडीशन ये है कि ये अमाउंट क्लोज होना चाहिए। मतलब 50 लाख से 2 करोड़ का केस है तो भी आप जा सकते हो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से खुश नहीं हो तो भी जा सकते हो। यहां पर आप स्टेट कमीशन से खुश नहीं हो तो भी जा सकते हो, 2 करोड़ से ऊपर का लफड़ा है तो भी जा सकते हो। देन कम्स द लास्ट वन। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कंज्यूमर समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है, रिड्रेसल ढूंढ सकता है? तो पहला तो एक अभी हमने डिस्कस किया, फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करके भी इन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। देन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो कस्टमर की हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे कंज्यूमर को उनके राइट्स पता नहीं होते, तो ऐसे में ये एनजीओज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उन कंज्यूमर की हेल्प करते हैं ताकि उनमें अवेयरनेस भी आ सके और उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी सॉल्व किया जा सके। ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत। एग्जाम्पल के लिए एक एनजीओ है जिसका नाम है कंज्यूमर वॉइस। ये हेल्प करता है लोगों की, ताकि अगर किसी भी तरीके से मेडिकल मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं किसी के साथ तो उसके बदले कंपनसेशन मिल सके। देन यही पोर्टल आजकल ऑनलाइन हो चुके हैं, तो वहां भी शिकायत की जा सकती है, जैसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या जागो ग्राहक जागो। समस्याएं कैसी? एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो कोई फेक प्रोडक्ट आ गया अमेजोन से, तो उसकी शिकायत की जा सकती है। फिर क्या है? रिव्यूज लिखे जा सकते हैं और पब्लिक अवेयरनेस भी रेज की जा सकती है। मतलब यहाँ पर हम वार्न करेंगे दूसरों को थ्रू सोशल मीडिया एंड रिव्यूज कि भैया ये प्रोडक्ट खराब है, ये मत खरीद लेना। देन कम्स लीगल एक्शन अगेंस्ट फ्रॉडलेंट कंपनीज। बहुत सारे केसेस में जो लीगल एक्शन है ये कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अ बिल्डर सूट फॉर नॉट डिलीवरिंग अपार्टमेंट एज प्रोमिस्ड। बोला था कि भैया घर दे देंगे, समय हो चुका लेकिन घर नहीं दे रहा है, तो भी इसकी शिकायत की जा सकती है। सो दैट्स इट गाइस, यहां पर कंप्लीट होता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जहां पर हम और बचे हुए चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक स्ट्रेटेजी के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ते रहिए, खुश रहिए। माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।